Hello to dear students. In this video lecture, I am going to discuss about the magnetic dipole moment of a circular current carrying coil. सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉइल और सोलोनाइट में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है उसको एम्पियर ने स्टडी किया था सबसे पहले। एम्पियर फाउंड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड अ कॉइल और सोलोनाइट इज सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट। यानी एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस तरीके से होता है, जिस पैटर्न पे होता है, ठीक उसी पैटर्न पे आपको सर्कुलर कॉइल या फिर सोलोनाइट में देखने को मिलता है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ बार मैग्नेट। तो आपने इसके पहले वाले क्लासेस में बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ जरूर किया होगा, तो हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक मैग्नेट है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट यानी इसकी जो पोलैरिटी होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन अभी मैं आपको लूप के केस में बताऊंगा इसकी पोलैरिटी चेंज हो सकती है अगर करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। तो अगर आपने इसके फील्ड लाइन को ड्रॉ किया होगा तो आपने जरूर गौर किया होगा कि ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ, ऐसा करके ये आपके साउथ पोल से होते हुए फिर नॉर्थ पोल में जाता है। ये फील्ड लाइन कहीं टर्मिनेट नहीं होती, ये खास बात है। क्लोज लूप, द फील्ड लाइन्स फॉर्म अ क्लोज लूप। और एक को दिखा देते हैं, चलिए ये कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको बार मैग्नेट में आपने जरूर ड्रॉ किया होगा। ठीक, अब चलिए इस पैटर्न को देख के कुछ कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों में काम आएगा। पहली चीज, इस पैटर्न में खास बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ऑलवेज क्लोज्ड लूप, फॉर्म अ क्लोज लूप। यानी नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ, साउथ पोल में जाके टर्मिनेट नहीं हो, बल्कि फिर साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल। इस टाइप का पैटर्न होता है, यह हमेशा क्लोज लूप में रहेगा। तो इसके लिए जो गॉस थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गॉस थ्योरम का, वो ये इस टाइप का है। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यानी जितना नॉर्थ से साउथ में गया फिर साउथ से नॉर्थ में आ गया, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन के नाम से जानते हैं इसको। ये एक्सप्रेशन आपको सजेस्ट करता है कि इस नेचर में मोनोपोल का वजूद नहीं होता है। हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसके जरिए हम किसी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट कर सकें। तो देन द मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। नेचर में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप मैग्नेट को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, यहां तक कि उसके एटॉमिक डोमेन के अंदर भी चले जाइए, तो एटॉमिक डोमेन में आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल के रिवॉल्व करने से करंट कंस्टिट्यूट होता है और उस करंट के थ्रू द ऑर्बिट, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए करंट कैरिंग लूप। और उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज द E/2m। और ये यानी उसके एंगुलर मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिसाइड होता है। क्लियर? तो ये बात है। तो
क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट पॉइंट हमको सजेस्ट कर रहा है द मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। लेकिन यही बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप ड्रॉ करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो फील्ड लाइन कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको। यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी से फील्ड लाइन स्टार्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज बॉडी से फील्ड लाइन स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज बॉडी में टर्मिनेट हो जाएगा। तो फील्ड लाइन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड टर्मिनेट एट ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो यहाँ पर जो गॉस थ्योरम होगा, द गॉस थ्योरम फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ राइट हैंड साइड में जीरो नहीं आएगा जहाँ पर आ गया था, क्योंकि ये डिस्क्रीट कर्व है, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है। दिस इज अ कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व, ये आपका डिसकंटिन्यूअस कर्व। तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा? तो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कितना होगा? उस क्लोज बाउंडेड सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको 1/ε0 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अच्छा, आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो हमारा मैग्नेट है, इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना होगा? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। यानी हमारे पास जो बार मैग्नेट, इसकी ताकत कितनी है, इसकी ताकत का अंदाजा हम इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से लगाते हैं। और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो इसके पोल स्ट्रेंथ, सपोज एम इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ईच पोल, एम एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल, इसके थ्रू निकाल सकते हैं। The magnetic dipole moment of the bar magnet is the m into 2l. It is the product of the pole strength and distance between the two poles. Third point क्या है? What is the direction of the magnetic dipole moment? The direction of the magnetic dipole moment is always taken from the south pole to north pole. यानी यहाँ ये ऐसा लिया जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में भी ऐसे लेते हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। और चौथी बात जो है इसके बारे में, अगर इस मैग्नेट के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, दिस इज द पी, द पॉइंट, दिस पॉइंट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज द एक्स। So then, what is the intensity of the magnetic field at point P due to this bar magnet? तो ये एक्सप्रेशन होता है μ0/4π टू कैपिटल M, M is the magnetic dipole moment अपॉन x पावर क्यूब। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन में हमने एज्यूम किया है, वी हैव एज्यूम दैट द x इज ग्रेटर देन टू द L। The distance of the point P from the center of the dipole much greater than to the length of the dipole। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलता है। अब चलिए हम लूप के बारे में बात करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में इतनी सारी बातें हो गई। अब हम चलते हैं लूप के बारे में बात करते हैं। अब लूप में करंट फ्लो होने से उसका जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक इसी टाइप का मिलेगा आपको। तो वो हम आपको करके दिखाते हैं। ये आपका सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और इसमें करंट सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे लूप को हम एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ऐसी 3-4 तो एलिमेंट्री पार्ट में आपको दिखाता हूँ। एक इस पोर्शन में, एक इधर और एक इधर। तो चलिए हम देखते हैं इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री पार्ट में डिवाइड किए, इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपका ऐसा होगा। देखिए इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ऐसा।
तो फील्ड लाइन ऐसा अंदर से बाहर, यानी जो फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज, ये इस लूप के अपर फेस से निकलकर लोअर फेस में जा रहा है, अपर फेस से निकलकर लोअर फेस में जा रहा है। यहां भी अपन अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल, तो ये ऐसा, तो ये ऐसा करके ऐसा जा रहा है, यानी इस लूप के अपर फेस से फ्लक्स बाहर जा रहा है और लोअर फेस के अंदर जा रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक, तो ये इसको दिखाते हैं, तो ये ऐसा, यहां भी अगर हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, ये बाहर जा रहा है ऐसा करके, ये बाहर जा रहा है अपर फेस से बाहर और लोअर फेस में जाके मिल रहा है। यहां भी कुछ इसी टाइप का मिलेगा आपको, तो ये ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, तो ये ऐसा ऐसा, यानी ये बाहर निकल रहा है और ये अंदर जा रहा है। और अगर आप लेना चाहो तो ऐसा और दिखा सकते हो। ठीक, और कुछ स्ट्रेट लाइन भी होगा, एकदम सेंटर पर एकदम स्ट्रेट लाइन रहता है, ऐसा फिर मिलेगा। खैर, तो इसका अगर आप पैटर्न देखोगे तो सेम सिमिलर है बार मैग्नेट के समान। ठीक है, अगर आप ये यहाँ पर एक मैग्नेट को रख दो, एज्यूम करो यहाँ एक मैग्नेट है, तो उसका फील्ड लाइन कैसा होता है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो ये कुछ इस टाइप का रहेगा ऐसा। यानी अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई पीछे देखेगा तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, तो देन अपर फेस ऑफ द लूप विल बिहेव ऑफ द नॉर्थ पोल, और नीचे का जो लोअर फेस है वो साउथ पोल के समान बिहेव करेगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो यहां पर साउथ पोल आ जाएगा और नीचे नॉर्थ पोल होगा। क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन। ये लूप है, मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन में, द लूप इज लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, इन दिस इज द जेड, द थर्ड एक्सिस द जेड एक्सिस होगा। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, अब यहां पर अगर मान लीजिए, अच्छा इसको तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर आप ये लूप बना लो और इसमें एन लिखो और एस लिखो और इसके एरो पर ध्यान दो, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर जो इसका जो अपर फेस है, द अपर फेस बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड जो लोअर फेस है वो साउथ पोल। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो जो अपर फेस है वो साउथ पोल के समान बिहेव करेगा, और जो लोअर फेस है दिस विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, चलिए, तो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यानी इसको यहां दिखा नहीं पा रहा हूं मैं, अगर ये ऐसा, ये एक लूप है जो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो दिस इज द थर्ड एक्सिस ऐसा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो तो यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है और नीचे साउथ पोल बन रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ पोल होता है ऐसा है, तो जेड एक्सिस के पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज की वजह क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है तो ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी इसी एक्सिस के अलावा होगा, या तो पॉजिटिव, अगर ये जेड एक्सिस है पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, तो देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो यहां पर नोट कर लीजिए उसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The direction of magnetic dipole moment of loop is always perpendicular to the plane of the loop। उस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और जो भी एक्सिस उसकी या तो ऊपर जाएगा तो नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, जैसा आपका लूप रखा हुआ है जिस प्लेन में रखा हुआ है। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर मैंने हेडिंग डाला था और मैंने लिखा एम डी एम ऑफ सी 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 सी, शॉर्ट में लिख दिया,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो हम निकाल लीजिए, इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है और इसके बीच का सेपरेशन कितना, उससे ये निकल जाता है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन केस ऑफ द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल एम, और कैपिटल एम कितना होता है 2ml, यानी जितना अधिक पोल स्ट्रेंथ होगा उतना अधिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहां पर कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो करंट कैरिंग लूप या सोलोनाइट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। अब चलिए, अब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं, किसके लिए, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाला है, उसमें मैंने आपको बताया है कि कोई लूप है, लूप में करंट मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस सपोज r है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। तो इसका एक्सप्रेशन जो मुझे मिला था वो μ0/4π और 2 और यहाँ पर कुछ है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, अपान x⁻3। x⁻3 हियर x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, और यहाँ पर मैंने वही केस माना है, द x इज ग्रेटर देन टू द मच ग्रेटर देन टू द रेडियस ऑफ द लूप। यानी ये जो एक्सप्रेशन आता है स्पेशल केस में आता है। किस केस में आता है कि जब ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज वेरी मच ग्रेटर देन टू द रेडियस ऑफ द लूप। तो ये आया। तो अब आपको याद होगा कि यहां पर क्या था, आप जरूर देखिए उसको, यहां पर था पाई r² इंटू आई। तो ये जो वैल्यू है, अब देखो कंपेयर करो इससे, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम उसी एक्सिस पर है, ये लूप के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ये परमानेंट मैग्नेट के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, डिस्टेंस मैंने सेम ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर μ0/4π है, यहाँ भी μ0/4π है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, और यहाँ पर x3 ये भी सिमिलर है। लेकिन ये जो m है, दिस m विल बी इक्वल ऑफ द पाई r²i। यहाँ का जो m है वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, एंड इट इज डिपेंड ऑन द पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल। बट हियर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, वो तो ऐसा डिपेंड नहीं करेगा पोल स्ट्रेंथ पर, क्योंकि वो तो सेपरेशन हम निकाल नहीं सकते। तो ये जो डिपेंड करता है, 3 बातों पर डिपेंड करता है। और ये जो टर्म्स है पाई r², इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द लूप। लूप का एरिया कितना है, ai या ia। अगर सिंगल लूप है तो IA लिखेंगे, अगर बहुत सारे लूप्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो देन द मैग्नेटिक फील्ड, और सब में क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, तो देन NIA। इसका यूनिट क्या होगा, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, इट हैज नो यूनिट, इसका होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट डायमेंशन होगा आपका एम्पियर का A और मीटर का L², ठीक। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, देखिए अब ये क्लियर होगा। हमारे पास जो लूप है, सपोज ये लूप हमारा XY प्लेन में रखा हुआ है और ठीक इसके परपेंडिकुलर, ऐसा मैं दिखा रहा हूं, तो दिखा नहीं सकता तो मैं ऐसा दिखा रहा हूं। ये सेंटर है, ये नीचे होगा तो नेगेटिव, ये प्लस, जेड एक्सिस। तो मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये बनेगा नॉर्थ पोल। द अपर फेस विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल और लोअर फेस विल बिहेव एज ए साउथ पोल, ठीक है। तो ये साउथ पोल यहां बन रहा है। तो डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अगर मैं लिखना चाहूं तो
एन आई ए, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं प्लस के कैप। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो देखिए ऐसा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऐसा, तो अंदर की ओर होगा, यानी m इक्वल्स टू एन आई ए, और ये होगा माइनस के, यानी ये नीचे की ओर होगा ऐसा m। नेगेटिव जेड एक्सिस, तो देन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट इज द व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। सेकेंड, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, करंट का अमाउंट कितना फ्लो रहा है इस कॉइल में। और थर्ड इज द m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इफेक्टिव एरिया ऑफ द लूप। एरिया के बारे में बात हो रहा है, नॉट ए साइज ऑफ द लूप। लूप के साइज से हमको मतलब नहीं है, और साइज या तो आपका कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, उसके एरिया से मतलब है। तो दैट मीन्स द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप डिपेंड्स ऑन the number of turns, strength of the current, and third area of the loop। इन तीन चीज़ों से डिसाइड होता है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जबकि परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ और दो पोल्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली जो है, हम करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपना कमेंट दीजिए कि कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। फिर अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं।